हे गाइस, तो कुछ समय पहले सुपर इंडिया ने मुझे एक नोवेल रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि पहला तो मेरे मिड सेमेस्टर्स के एग्जाम्स आ रहे थे और दूसरा ये कि मैं इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टिंग मांगास या फिर कॉमिक्स ही पढ़ता हूँ। लेकिन उसके कुछ समय बाद मैंने देखा पीजे ने भी इसके ऊपर वीडियो बना दिया एंड मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि मुझे ये नोवेल पढ़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स। तो मैंने वो नोवेल पढ़ा एंड मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये नोवेल किसी इंडियन राइटर ने लिखा है। तो चलिए बिना देरी किए इस नोवेल के प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पे नजर डालते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है और आपको ये पढ़ना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ मैं आपको ये बात बता दूं कि अभी तक आपको जितना भी इस नोवेल के बारे में पता चला है ना, वो सब के सब सिर्फ एक टीजर ही आप मान लो। असली चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। रिदम रॉजर्स एक साइंस फिक्शन फैंटेसी नोवेल है जिसे आप पढ़िएगा ना तो आपको हैरी पॉटर वाली वाइब आएगी। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह हैरी एक मैजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है अपने नोवेल और उस मूवी के अंदर, उसी तरह रिदम रॉजर भी इस नोवेल के अंदर एक अलग ही दुनिया को एक्सप्लोर करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अब मुझे मालूम है कई लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्चुअल दुनिया है इसका नाम इलेक्ट्रॉन है और इसके पीछे की कहानी ये है। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक डिस्कवरी की थी जिसके वजह से एक अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दुनिया बन गई और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दुनिया को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ये फिक्शन वाला पार्ट है। असल में अगर आप इसे साइंस से रिलेट करें तो हमारे आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रेजेंट रहते हैं और इससे ही राइटर ने एज अ प्लॉट डिवाइस यूज किया है इस नोवेल के अंदर। यही नहीं, अभी तक जितने भी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे इसे लिखा गया है। अब मैं इस चीज को आपको इस तरह समझाना चाहूंगा कि इनसाइड आउट नामक एक मूवी आई थी एनिमेटेड, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है और वो जो भी चीज देखती है और उससे जो मेमोरी बनती है और जो सबसे कड़क वाली होती है उससे एक आइलैंड बनता है। तो जो वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करती है उसका मेमोरी उसके ब्रेन में बनता है। जो चीज हमें दिखाया जाता है उसी तरह जैसे ही इस रियल दुनिया में कोई भी चीज इन्वेंट या फिर डिस्कवर होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो कि एक वर्चुअल दुनिया रहती है वहां पर भी उसका एक एम्बॉडीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्क बू को ही ले लीजिए। अब मार्क बू का नाम सुनते ही आपकी दिमाग की घंटी बजी क्या? अगर नहीं बजी तो मैं ही बजा देता हूँ। मार्क बू असल में फेसबुक का वो एम्बॉडीमेंट है जो कि मार्क जकरबर्ग के फेसबुक को क्रिएट करते ही वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस में आ गया था। अब उसके क्रिएटर को ट्रिब्यूट देने के लिए मार्क वर्ड यूज किया गया है और उसकी जो क्रिएशन यानी कि फेसबुक का बू उठा के और इन दोनों को जोड़ के मार्क बू को बनाया गया है। इनफैक्ट इसके अंदर गूगल भी है जिसका नाम गूगल है और जब वो क्रिएट हुआ, सिर्फ क्रिएट हुआ, तो उसका एम्बॉडीमेंट जब इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रेजेंट आया तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह हुई थी कि वो लाइट की स्पीड से आता है और इलेक्ट्रॉन में उतरते ही हर तरफ भूकंप सा छा जाता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के पास जाकर कहता है कि ये आज तुम्हारा है लेकिन कल यानी कि आने वाला समय मेरा होगा। मैं उस समय का भगवान हूँ और मैं जो कहूंगा लोग उसे मानेंगे, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर रियल वर्ल्ड। एंड ये चीज मुझे इतनी रिलेटेबल लगी क्योंकि आज के समय में हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो हम गूगल सर्च करते हैं एंड वो जो चीज हमें बता देता है उससे ही मान लेते हैं। अब चाहे बाद में वही गूगल हमें ये बताता है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलत ही क्यों ना हो। और तो और आप लोगों को तो याद ही होगा कि हैरी पॉटर में हमें देखने को मिलता है कि जब भी वो रियल वर्ल्ड से मैजिकल वर्ल्ड में जाता है तो उसे किसी खुफिया रास्ते या फिर रहस्यमय रास्ते के थ्रू जाना होता है। उसी तरह इस नोवेल के अंदर भी आपको देखने को मिलता है कि जब भी किसी को रियल वर्ल्ड से इलेक्ट्रॉन में जाना होता है तो वो किसी स्ट्रीट लाइट या फिर बल्ब जैसे उपकरणों के थ्रू जाता है। अब इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसका कोई भी रिश्ता इलेक्ट्रॉन से होगा उसके पास कुछ ना कुछ तो पावर्स होंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन जाने के लिए स्ट्रीट लाइट या फिर बल्ब के थ्रू जा पाता होगा। और यहीं से मेरी इंटरेस्ट और बढ़ जाती है क्योंकि मुझे सुपर पावर्स वाले कैरेक्टर्स और उनसे जुड़ी कहानियां इतनी पसंद है कि मैंने एक चैनल तक खोल रखा है जिसका नाम कैप्टन B2 है। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। खैर, जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस नोवेल के अंदर अभी तक रियल लाइफ में जितने भी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके अपने इस कहानी को यहाँ पर उन्होंने लिखा है। अब आपको इस चीज को मैं इस तरह समझाना चाहूंगा कि 2006 में क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था प्रेस्टीज, जिसके अंदर हमें दिखाया गया था कि ह्यूज जैकमैन का जो कैरेक्टर रहता है वो निकोला टेस्ला के बनाए गए कुछ इन्वेंशंस का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके खुद का क्लोन्स बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिस्टोफर नोलन ने किस तरह रियल वर्ल्ड में हुए इन्वेंशंस का इस्तेमाल किया अपने उस फिक्शन स्टोरी के अंदर। उसी तरह राइटर ने भी जितने भी रियल वर्ल्ड में हुए थे इन्वेंशंस, उन्हीं का इस्तेमाल करके अपने इस फिक्शन को अंजाम दिया है। इनफैक्ट इसका वन ऑफ द मेन विलन जो है, उसका इन्वेंशन और कोई नहीं बल्कि थॉमस अल्वा एडिशन करते हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो एक मेजर स्पॉइलर हो जाएगा। प्लस मार्क बू नाम से आप समझ गए होंगे कि कितना सोच समझ के हर एक कैरेक्टर को नाम दिया गया है। तो विलन का नाम हम सस्पेंस में ही रहने देते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में तो पता ही होगा। अगर ये नहीं तो मॉर्स कोड के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा या फिर किसी ना किसी मूवी के अंदर तो देखा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल साउथ की एक मूवी आई थी विवेगम, उसके अंदर दिखाया गया था। इनफैक्ट फॉरेन की बहुत सारी सीरीज के अंदर है, जैसे कि स्ट्रेंजर्स थिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसमें वो कैरेक्टर टप 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 करता है। इस तरह का आप लोग किसी न किसी मूवी में देखा होगा जहाँ पर वो कोई मैसेज कन्वे करता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सैमुअल मॉर्स असल में एक पेंटर थे, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि उन्होंने मॉर्स कोड को इन्वेंट किया। और इसके पीछे की जो कहानी है वो भी हमें इस नोवेल के थ्रू पता चलती है, जो कि रियल वर्ल्ड में जैसा हुआ था उसे ही यहाँ पर वैसे बताया गया, बट इसे इस तरह यूज किया गया है कि आप इमोशनल हो जाइएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का अपना एक एजिंग सिस्टम है, काइंड ऑफ नार्निया जैसा। हैरी पॉटर के अंदर तो हैरी 10 साल का बच्चा रहता है, तो वो मैजिकल वर्ल्ड में जाने के बाद बच्चा रहता है। लेकिन आपको याद होगा कि नार्निया मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि जब ये लोग वर्षों तक नार्निया में रहते हैं तो उनका एज बढ़ जाता है, और जब वो वहां से वापस आते हैं तो फिर से वो बच्चे बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड और नार्निया में एजिंग सिस्टम में डिफरेंस, उसी तरह का कुछ डिफरेंस आपको इलेक्ट्रॉन के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे इस नोवेल का जो मेन कैरेक्टर है रिदम रॉजर्स, वो रियल वर्ल्ड में मिड 20s में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में वो 10 साल का बच्चा है। भले ही इलेक्ट्रॉन बहुत ही समय से एग्जिस्टेंस में रहा हो, लेकिन रिदम रॉजर्स को इसके बारे में अपने मिड 20s में पता चलता है, और जब भी वो इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो 10 साल का बच्चा बन जाता है। उसके बाद वो उसे वहां पर वैसे ही एक्सप्लोर करता है, और हम रीडर्स को भी इलेक्ट्रॉन के बारे में उसके जरिए सारी बातें धीरे धीरे पता चलने लगती है। आपको रिदम रॉजर्स के अंदर टाइम ट्रेवल तक देखने को मिलेगा, और ये टाइम ट्रेवल एंड गेम वाला टाइम ट्रेवल नहीं जिसमें आपका दिमाग से भरोसा ही उठ जाए, जहां पर डायरेक्टर कुछ और बोल रहा है और उसका राइटर कुछ और। इसके अंदर आपको जो टाइम ट्रेवल देखने मिलेगा उसे मैं आपको नियर परफेक्ट टाइम ट्रेवलिंग जो कि आज तक दिखाया गया है वो है इंटरस्टेलर मूवी के अंदर, उससे रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि इस नोवेल के अंदर जो टाइम ट्रेवलिंग दिखाई गई है उसे आप ना ही लॉजिकली और ना ही साइंटिफिकली गलत साबित कर सकते हो, जो कि आमतौर पे इंडियन राइटर्स और बॉलीवुड मूवीज में तो ना के बराबर रहती है। अब मैंने इतनी तारीफ की है तो अब आप इस बात को भी समझ जाइए कि इस नोवेल को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए शुरुआत में जो बिल्डअप लगता है उसके वजह से नोवेल शुरुआत में थोड़ी स्लो रहती है, लेकिन एक बार जब सारी गुत्थियां खुलने लगती है और सारी बातें हमें पता चलने लगती है, तब आपके अंदर जो इंटरेस्ट आएगा, मैं बेट लगाता हूँ कि आप उसे बीच में नहीं छोड़ पाइएगा। और एक्शन सीक्वेंसेस कुछ इस तरह के कि आप लोगों ने मांगा में कोई एक्शन देख लिया हो तो कैसे आप ईगरली वेट करते हैं कि एनिमे में उसे देखें ताकि वो और भी ऑसम लगे विथ म्यूजिक्स एंड ऑल। उसी तरह इसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे सीन्स है जिसे आप इमेजिन कीजिएगा तो आप बहुत ही ज्यादा उसे एंजॉय कीजिएगा। प्लस गूगल की एंट्री वाली पार्ट, सिर्फ एंट्री वाली पार्ट से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा, क्योंकि वो बहुत हद तक आपको थॉर की एंट्री वाली वाइब देगी जो कि उसने वाकांडा में किया था और उसके बाद जाके थानोस को दे मारा था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था किसी बुक का रिव्यू, इसीलिए मैंने कम से कम स्पॉयलर्स और ज्यादा से ज्यादा मूवी के रेफरेंसेस दिए हैं ताकि आप उनके विजुअलाइजेशंस को देखकर अंदाजा लगा पाएं कि इस नोवेल का लेवल कितना हाई है। अगर मैंने उतने बड़े बड़े मूवीज के रेफरेंसेस लिए हैं इसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप खुद ही समझिए कि ये नोवेल कितना एपिक है। अब ये पर्सन टू पर्सन ओपिनियन वैरी करता है और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस नोवेल से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हूँ जिसकी वजह से मैं इतना बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस नोवेल को द न्यूज नाउ, न्यूज वर्ल्ड इनकॉर्पोरेशन और द एशियन क्रॉनिकल जैसे वेबसाइट में फीचर किया गया है। यही नहीं, इस नोवेल को इतना प्यार मिल रहा है कि ये नंबर 1 साइंस फिक्शन, नंबर 1 हॉट न्यू रिलीज, नंबर 1 किंडल स्टोर, नंबर 1 बेस्ट सेलर है अमेज़न किंडल के अंदर। इस नोवेल की एंडिंग एक क्लिफ हैंगर में होती है जिसके वजह से जो भी इंसान इस नोवेल को पढ़ता है उसके अंदर अगले पार्ट की चाह रह जाती है, जैसे हम लोगों के अंदर थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद एवेंजर्स एंड गेम के लिए।
मार्वल मूवीज के बदौलत बहुत सारे लोगों को कंटेंट के बारे में तो पता चल ही गया है, इसके अलावा डीसी के फैंस को तो शुरू से ही मालूम था। तो ये दोनों जो कैटेगरी है, ये लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ही इस नॉवेल को पढ़ने के लिए, लेकिन जो लोग ये चाहते थे कि हमारे देश से भी कुछ फॉरेन यानी कि हॉलीवुड लेवल की राइटिंग हमें देखने को मिले, वो आज आ चुकी है और मुझे यकीन है कि वो लोग इसे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और जो लोग ऐसा सोचते थे कि ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, उनके लिए ये नोवेल एक करारा जवाब है। और आप लोगों को एक कमाल की बात बताऊं, इस नोवेल की प्राइस सिर्फ 99 रुपीज़ है, जो आपको अमेजोन में आसानी से मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। और ये 100 रुपये क्या है, हम लोगों का तो मंथली रिचार्ज 200 रुपये का होता है, तो हम लोग 100 रुपये दे के ये अमेजन पे तो खरीद ही सकते हैं। वरना किसी को गिफ्ट करना हो तो इसका हार्ड कॉपी मंगा के कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो लोग फैंटेसी, साइंस फिक्शन इन सब को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ते या देखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही नायाब तोहफा होगा, स्पेशली फॉर टीनेजर्स। क्योंकि जब मैं बच्चा था और मैंने जब हैरी पॉटर देखा था, तो उसका क्रेज मेरे अंदर कुछ इस प्रकार था कि आज भी मैं एक हैरी पॉटर का फैन हूं और मुझे वो बहुत ही पसंद है। एंड मैं हमेशा सोचता था कि काश कोई इंडियन राइटर्स भी इस तरह का कुछ लिखे, लेकिन मुझे कभी ऐसा कोई मिला नहीं। बट अब अगर ऐसा कोई कहेगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया के पास है विदम रॉजर्स। सो गाइज, ये था मेरा फर्स्ट टाइम किसी नोवेल का रिव्यू। तो अगर आपने इस नोवेल को पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं कि मैं इसे कितने अच्छे वे में या फिर कितने ख़राब वे में एक्सप्रेस कर पाया हूँ इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको इस चैनल पे कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई चीज़ बुरी लगी हो तो वो शिकायत आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उस घंटी वाले आइकन को भी दबा दे। बाकी तो आपको मालूम ही है कि हमारे चैनल का मोटो क्या है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।